नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज से। यूपी 18 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार, मैं संजय कुमार, जिला संवाददाता चंदौली। आज आमने सामने सेशन में हमारे जनपद के एडवोकेट दुर्गेश पांडे जी, जो जिला महामंत्री सिविल बार काउंसिल, आज हम लोग के साथ हैं। जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस, जो आज पूरे विश्व में एक ऐसा रूप लिया हुआ है जो हर जनमानस, हर वर्ग का व्यक्ति उससे प्रभावित है, दुखी है, परेशान है, उसमें हम एक सेशन करेंगे सर के साथ। आज इस महामारी में किस रूप में हम बचत कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, या सरकार द्वारा जो नियम और जो कड़े कदम उठाए गए हैं उसके पालन के लिए, उसके रोकथाम के लिए, या कानूनी तौर पे जो लोग आज सड़क पे टहल रहे हैं उनके लिए पांडे साहब की तरफ से हम जानना चाहेंगे कि कैसे उसका पालन किया जाए। अगर वो जो पालन नहीं कर रहे हैं उनको किस तरह से दंड होगा, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। आज आमने सामने के सेशन में जो वार्ताकार हमारे होंगे, सुरेश कुमार अकेला जी हैं, जो सामाजिक गतिविधियों में हमेशा सम्मिलित रहते हैं, युवा कवि हैं, और इस सेशन के थ्रू हम जनमानस को एक संदेश देना चाहेंगे कि जो सरकार ने कदम उठाया है, लॉकडाउन किया है, हर वर्ग जो आज पीड़ित है किसी न किसी रूप में, या आर्थिक संकट आई है, उसके ऊपर हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, उसके रख रखाव के लिए, या आर्थिक हमारी मदद कैसे हो सकती है, इन सब चीज़ों के ऊपर अभी हम पांडे साहब से उस पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के तहत सिविल बार एसोसिएशन चंदौली के निवर्तमान महामंत्री एडवोकेट दुर्गेश पांडे जी हैं। आज जो ये वैश्विक महामारी है पूरे विश्व को अपने आगोश में लिया है, उसके संदर्भ में और इस परिस्थिति में सरकार को अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, या वर्तमान परिस्थितियों में क्या सरकार कर पा रही है, इन तमाम बिंदुओं पर आज आपसे बात करेंगे। सर्वप्रथम दुर्गेश पांडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वकील साहब, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका लगभग 10 वर्षों का अनुभव है इस एडवोकेसी में, वर्तमान परिदृश्य में जो हम देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश में फैली है, इवन पूरे दुनिया में फैली है, और शासन अपने स्तर से कुछ कड़े कदम उठा रहे हैं, और ये कहाँ तक बहुत सफल है या क्या कमियां रह गई, इस पर हम कुछ आपसे प्रकाश डालने के लिए कहना चाहेंगे। कुछ प्रकाश डालें ताकि हमें एक दिशा मिले। पहले तो हम इस महामारी के संबंध में बात कर लें। चीन से आया और पूरी दुनिया में फैल गया। एक बहुत ही टॉप लेवल का हॉस्पिटल का सेशन जो है वो हमारे अमेरिका में माना जाता है जी। वहाँ पे जो मेडिकल सुविधाएं मानी जाती है वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं। हमारे यहाँ के जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो जब उनको कुछ गंभीर बीमारियां होती है तो जाके अमेरिका में अपना इलाज कराते हैं। आज वहाँ की दुर्दशा आप देख रहे हैं कि कितनी दुर्दशा वहाँ पे फैल रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से, वहाँ की सरकार की लापरवाही से फैली हुई है। चलिए, हमें उस बात पर टिप्पणी क्या करना, हम अपने भारत में आते हैं। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 22 तारीख के लगभग, तो जहाँ तक मुझे याद है कि 700 या 800 की संख्या टोटल मरीजों की थी। आज हम न्यूज देख रहे थे, वहाँ पे 24,000 के लगभग टोटल भारत में मरीजों की संख्या पहुंच गई। 800 के लगभग मृतक आज की डेट में है। ठीक है, सरकार का प्रयास बहुत ही अच्छा है। हमारे पास मेडिकल सुविधाएं उतनी वर्ल्ड क्लास की नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। इस बातों पे इस समय बात करना उचित नहीं है। क्या कैसे, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय, हम अपने भारत के नागरिक होने के नाते अपनी खुद की जो जिम्मेदारियां हैं हम उसे निभा लें। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मेडिकल सुविधाएं बात की बात है, सरकार की जिम्मेदारी बात की बात है। हमारे भारत के नागरिक जो है, हम कैसे घर में रहे, क्या रहे, इसको जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। हम बिना किसी काम का जो मार्केट में घूम जा रहे हैं, कल हमने न्यूज देखा, वहां पे रमजान का पवित्र महीना स्टार्ट हो गया, उसके संबंध में काफी लोग घूमे, मार्केट में निकले, वैसे न निकला जाए। तो रोकथाम करना पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक जब घर में रहेगी तभी जाके इसका रोकथाम होगा। हमारे पड़ोसी के जिले बनारस में आप देख रहे हैं कि कितनी भयंकर रूप से ये लगभग संख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन। कल 7 थाने पे सिपाही लोग एक साथ पॉजिटिव मिले, सिगरा थाने पे जी।
जहाँ तो पर ये हॉट स्पॉट बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तब भी पड़ोसी का जिला और चंदौली में अभी तक एक भी मरीज न मिलना जी। भाग्यशाली है हम, अच्छी बात है। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। सिर्फ इसको किसी तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सिर्फ आवश्यक काम से हम लोग घर से बाहर निकले, तभी जाके इसका रोकथाम हो पाएगा। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं हम लगभग हम साहब आपके लोगों से जुड़ा है, अर्थात जो वकालत के प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं उनसे संबंधित है कि आज लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग प्रभावित हैं। और मैं समझता हूं कि वकालत से जुड़े लोग जो हैं वो भी कोई सरकार की तरफ से कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, वो रोज की आमदनी पर ही उनकी जीवनचर्या जो चलती है। तो आज जब 1 महीने से ज्यादा हो गए, आज न्यायालय बंद है, कचहरी बंद है, तो ऐसी परिस्थिति में वकील के सामने भी एक समस्या है आर्थिक। तो इसके संदर्भ में क्या सरकार के पास ऐसी पहले से कोई योजना बनी हुई है इनके कल्याण के लिए, इनके सहयोग के लिए, या फिर वर्तमान में सरकार भी कुछ कर पा रही है? इससे संबंध में कुछ जानना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया, और सही कहूँ तो मैं इस प्रश्न का इंतजार कर रहा था। समाज में बहुत से वर्ग है, उसमें एक अधिवक्ता वर्ग आता है। निश्चित हम न्याय प्रशासन से जुड़े हुए वर्ग हैं, और हम ही एक ऐसे हैं जिसे लिखित में विद्वान कहा जाता है। निश्चित रूप से एक बौद्धिक वर्ग में आते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी होने और पारिवारिक जिम्मेदारी दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में काफी अंतर है। किसी बुद्धिजीवी वर्ग में 2 भाई है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं, निश्चित दोनों में अंतर है। जिम्मेदारियां सबकी है, सब चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी जगह पढ़े, उसके स्कूल की फीस, उसकी किताबें, पेट। चलिए ठीक। अब हम मेन बात आते हैं कि सरकार ने इस पे क्या क्या किया। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण कोष का एक गठन किया गया 1974 के अंतर्गत। जी। उसमें एक ट्रस्ट बनाया गया, अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट एक बनाया गया। उस ट्रस्ट में ये ट्रस्ट क्या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पे या कचहरी के स्तर? नहीं, ये ट्रस्ट बना था आपका स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे ये ट्रस्ट बना अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए। मैं डीपली आपको समझाऊं। जी। ट्रस्ट बनाया गया, उसमें एक अध्यक्ष हुए, सचिव हुए, सारे सदस्य हुए, सबका क्रियान्वयन कर दिया गया कि ये कैसे अधिवक्ता को कल्याण कैसे होगा। जी। ट्रस्ट बना दिया गया। अब उस ट्रस्ट में फंड कहाँ से आएगा? तो आप अगर कभी न्यायालय जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हम कोर्ट फी जमा करते हैं, हम न्यायालय में स्टाम्प लगाते हैं, जो भी रसीद शुल्क लगाते हैं, हम एक छोटा सा एक टिकट लगाते हैं, उसके जरिए हम एक शुल्क जमा करते हैं न्यायालय में। जी। उसका कुछ फंड जो है वो इस अधिवक्ता कल्याण कोष में जाता है। ये पैसा हमें आपातकाल के लिए ही इकट्ठा होता है कि जब अधिवक्ता की कैजुअलिटी हो, ये सब चीजें हो, तो ये पैसा हमें वापस मिल जाए। ये ट्रस्ट का गठन हुआ, सारी चीज हो गई। आज के डेट में जब ये महामारी फैली, ये महामारी हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। निश्चित रूप से भारत के इतिहास में, हमारे स्वतंत्रता आजादी के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा महामारी पहली महामारी है। सब घर में बैठ गया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय 8 बजे आए और 12 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया। जो जहां तक वहां पड़ा रह गया। सारी अधिवक्ता, हमारे जो अधिवक्ता भाई है, आज विगत 1 महीना, आज 32वां दिन है लॉकडाउन का। 32 दिन से हम ऐसे ही हैं। कुल 22 तारीख को, हाँ 22 तारीख को यहाँ पे जब हमारे यहाँ एक रीट पड़ी थी उच्च न्यायालय में, वहां पे जाके उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिवक्ता कल्याण कोष को आदेश दिया कि आप अपना निधि को आदेश, ट्रस्ट को आदेश दिया कि आप जाइए वहां पे अधिवक्ताओं को सहायता करें। इस संबंध में कल एक आपात बैठक बुलाई गई। हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हरिशंकर सिंह जी और अन्य सभी सम्मानित सदस्यगणों ने कल इलाहाबाद में एक इसकी आपात बैठक की, मतलब 25 तारीख को कल एक आपात बैठक की। उस आपात बैठक में कोष न होने के संबंध में, पर्याप्त कोष न होने के चलते ये पूरा भार जो है अपना हाईकोर्ट के ऊपर डाल दिया गया। ये सभी तो वहां पे हमने कह दिया, यह आपात बैठक बेनतीजा निकली। सारी की सारी चीजें हाईकोर्ट पे डाल दी गई। सफिशिएंट बैलेंस न होने की वजह से हमारी भी मजबूरी है कि हम हमारे पास इतने बड़े स्केल पे हम कैसे करें। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक छोटा वर्ग का भी एक अधिवक्ता होता है, बड़े वर्ग के भी अधिवक्ता होते हैं। अधिवक्ता पेशा बहुत ही जिम्मेदारी का पेशा है। इस पे हम अधिवक्ता बंधु कहा जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, उत्तर प्रदेश चंदौली और
जनपद चंदौली के समस्त अधिवक्ताओं की तरफ से जी उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं पर ये ध्यान उनका माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये विकट महामारी में जी उनके इस संबंध में विशेष ध्यान दें, उनके कल्याण के लिए सोचें। सोचे। निश्चित रूप से ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से अधिवक्ता हैं जो प्रभावित हैं और उनके पास आर्थिक समस्या पैदा हो रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को या सिविल बार एसोसिएशन को, जो जिम्मेदार लोग हैं, इस पर विचार करें। वकील साहब, पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि जो वकालत पेशे से 3 साल तक अनुभव रखते हैं, उनको सरकार की तरफ से 5,000 रुपये महीने या 5,000 की एक सहायता राशि दी जाएगी। क्या आप चूंकि सिविल बार एसोसिएशन चंदौली के निवर्तमान महामंत्री हैं, तो क्या आपके इस एसोसिएशन में कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, कोई जीओ आया, इस पर कुछ जानना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सूचना आई और हमें ये सूचना अखबार के माध्यम से ही मिली। अच्छा। और न्यूज चैनलों और अखबार के माध्यम से मिली। इस सूचना का मैं स्वागत करता हूँ और सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ जी। लेकिन आज के डेट में 1 हफ्ता लगभग हो गया इस सूचना को आए हुए। आज के डेट में हमारे बार में इस सूचना का क्रियान्वयन कैसे होगा, ये सूचना आगे कैसे बढ़ेगी, इस सूचना को धरातल पे उतारने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, कैसे फॉर्म भराना है, इस संबंध में हमारे पास आज अभी कोई भी सूचना हमारे पास कोई ऐसा दिशा निर्देश सरकार की तरफ से नहीं आया। क्यों? सूचना सिर्फ एक पेपर में आया है कि सरकार ने हमारे बारे में ऐसा सोचा है। मैं आपके चैनल से एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं जो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बात कर रहा हूँ कि जरूरतमंद जो हमारे अधिवक्ता भाई है, इनको सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए जी। ये जो मैं सहयोग की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ उसी पे हमारे द्वारा दिया हुआ पैसा है। जो पैसा हमने सरकार को अपने कल्याण के लिए जमा किया है, वो पैसे को मैं इस आपातकाल में हम लोग वापस मांग रहे हैं। अच्छा। हम सरकार से कुछ, ये हमारा अधिकार है जिसकी हम मांग कर रहे हैं जी, और ये हमारा ही पैसा है जो सरकार हमको वापस करेगी। तो निश्चित ध्यान देने वाली चीज। निश्चित रूप से अगर ये सरकार ने 5,000 रुपये सहायता देने की बात की है, तो उसका एक सही वे होना चाहिए और ये जमीन पर ये प्लान उतरना चाहिए, ये जमीन पर ये सूचना आनी चाहिए, इसका व्यवहारिक पक्ष आना चाहिए, तभी जाकर के सरकार की तरफ से वकीलों के लिए कुछ सहायता हो सकेगा। एक प्रश्न और लास्ट में मैं करना चाहूँगा कि क्या अपने स्तर पे, अपने सत्र न्यायालय के स्तर पे, क्या आप वकीलों के कल्याण के लिए कुछ काम कर पाते हैं? क्या ऐसी कोई योजना है या कोई फंड है? हमारे यहाँ एक अधिवक्ता कल्याण निधि हमारे यहाँ है। अच्छा। ट्रस्ट है, न्यास है हमारे यहाँ। ये कचहरी के लेवल? ये कचहरी लेवल पे, ये हमारे लोकल चंदौली जिला के लेवल पे है। अच्छा, क्या ये पूरे हर जनपद में? ये हर जनपद में ये लोग अपनी अपनी व्यवस्था हम लोग करते हैं। आपके यहाँ? हमारे यहाँ इससे हम अधिवक्ताओं से वकालतनामा पे जी, बैनामा पे कुछ ऐसे करके अधिवक्ता भाइयों से अपने कुछ शुल्क लेते हैं जी। वो शुल्क हमारा न्यास में जमा होता है। अच्छा। और फिर जब उसमें कई प्रकार की गंभीर बीमारियां जी, और उसमें कंडोलेंस होने पे, किसी अधिवक्ता की मृत्यु, किसी अधिवक्ता भाई की मृत्यु होने पे हम उन्हें आज के डेट में 4,20,000 रुपया निर्विवाद रूप से तत्काल उपलब्ध कराते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये उत्तर प्रदेश में सभी बारों में सबसे बड़ा अमाउंट ये चंदौली बार की तरफ से अधिवक्ता भाइयों को दिया जाता है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है सिविल बार एसोसिएशन चंदौली का कि अधिवक्ताओं की कैजुअलिटी पे, अधिवक्ताओं की कोई गंभीर बीमारी होने पर उनको 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। और सरकार को भी इस तरह से सोचना चाहिए, तभी शायद एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर कंट्रीज, वेलफेयर सोसाइटी का जो संकल्पना है हमारे संविधान में, वो चरितार्थ होगा, वो व्यवहारित हो पाएगा। साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे चैनल पे आकर के, हमारे साथ जुड़ करके इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमसे साझा किया और जनमानस के लिए एक संदेश दिया और अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम जितना भी कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद आपके चैनल का जी, जो हमारे अधिवक्ता भाइयों का, हमारे समाज की बातें इस समय सरकार के पास पहुंचाने का एक माध्यम आप बने, इसके लिए आप दोनों लोग बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको